मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हिंदी की कक्षा 9th में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथिली शरण गुप्त आपको पढ़ा रही हूँ। राष्ट्रकवि हैं जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। द्विवेदी युग का समय बेटा 1900 से 1920 तक है और इनके पाठ का नाम क्या है बेटा? पंचवटी है। ये पंचवटी का जो पहला खंड है वो मैंने आपको 3 पद्यांश पढ़ा दिए हैं। अब दूसरे खंड में मैं पुनः 3 पद्यांश आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनका संक्षिप्त जीवन परिचय बता दे रही हूँ, जिससे कि आप उनके जीवन परिचय से परिचित होकर के फिर उनकी कविताओं को समझने में आसानी होगी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म क्या है बेटा? 1886 में हुआ था। पिता का नाम रामचरण था, माता काशीबाई थी, है ना। और जन्म स्थान बेटा झांसी चिरगांव था और माता पिता दोनों वैष्णव थे। वैष्णव बेटा हिंदू धर्म के अंतर्गत एक वैष्णव धारा है जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और उनके जो अवतार हैं जैसे श्री राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनके जीवन के जो आदर्श हैं, है ना, असत्य पर सत्य की विजय आदि जो ये उच्च आदर्श हैं, उनको लेकर के क्या है बेटा वैष्णव धर्म के अनुयायी चलते हैं, उनका पालन करते हैं। तो इनके माता पिता जो है वो हिंदू धर्म और वैष्णव धारा के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। उसका प्रभाव बालक मैथिली शरण गुप्त के ऊपर भी पड़ा, जो कि उनकी काव्य रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और घर में ही उन्होंने क्या है बेटा हिंदी, ये आप देख रहे हो, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था और इसमें उनकी सहायता मुंशी अजमेरी जी ने की थी, है ना। और क्या है बेटा उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें दिशा निर्देश दिखाया और 12 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने ब्रज भाषा में कनकलता नाम से, कनकलता उपनाम रखा, ब्रज भाषा में कविता लिखी। लेकिन ये उनकी बहुत प्रारंभिक कविताएं थी, उनकी खुद ही उम्र 12 वर्ष थी। लेकिन बाद में फिर उन्होंने खड़ी बोली को ही अपनाया और अपना सारा काव्य जो है वो खड़ी बोली में ही रचा, है ना। और ये खड़ी बोली को अपनाने के लिए उनको सबसे अधिक प्रेरित किसने किया बेटा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जिनके नाम पर ही द्विवेदी युग पड़ा है। और द्विवेदी युग का समय 1918 20 तो माना ही जाता है बेटा, 20 तक 18-20 तक माना जाता है। और जो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ पत्रिका जो सरस्वती मासिक पत्रिका थी, उसका उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर के 1920 तक संपादन किया था। इसमें खड़ी बोली की बड़ी सुंदर कविताएं छपती थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी मैथिली शरण गुप्त को खड़ी बोली में हिंदी कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया और उनकी कविताओं को अपनी मासिक पत्रिका सरस्वती में छपवाना शुरू किया, जिससे उनका मैथिली शरण गुप्त जी का खड़ी बोली हिंदी में कविता करने का, लिखने का मनोबल बढ़ा और वो खड़ी बोली के सिद्धहस्त कवियों में से एक हो गए गुप्त जी, है ना। तो ये आपको, और इनका पहला जो है संग्रह था, काव्य संग्रह गुप्त जी का रंग में भंग था। और फिर जयद्रथ वध था बेटा 1913 में। क्या है, राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत भरी हुई भारत भारती का भी प्रकाशन हुआ और उसकी लोकप्रियता, भारत भारती की प्रसिद्धि जो है वो सर्वत्र सब जगह फैल गई। और 1916-17 में महाकाव्य साकेत की रचना की। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को क्या है बेटा एक महत्वपूर्ण आसन दिया, एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करवाया और अपनी साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए, छपवाने के लिए उन्होंने क्या है बेटा प्रेस की भी स्थापना की थी, है ना। स्वतः प्रेस, स्वतः मतलब अपने आप प्रेस की, अपनी एक प्रेस की भी स्थापना की, पुस्तकें छापी और साकेत तथा पंचवटी, है ना, आदि ग्रंथ 1931 में तक इन्होंने पूर्ण कर लिए। इस समय जो है वो गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, तो गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और इनकी देशभक्ति से प्रभावित होकर के गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की संज्ञा से सुशोभित किया। तो आशा है आपको बेटा ये जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद भी क्या है बेटा, इन्होंने जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह में, जैसा कि मैंने बताया, भाग लिया था और 7 महीने तक इन्हें जेल में रखा गया, लेकिन इनके ऊपर कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो इन्हें क्या है बेटा छोड़ दिया गया। और फिर क्योंकि इनकी काव्य मेधा और प्रतिभा से प्रभावित होकर के बेटा आगरा विश्वविद्यालय ने, ये आगरा विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय, इन्होंने क्या है बेटा डी लिट की, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से इन्हें विभूषित किया, इन्हें प्रदान की। और भारत सरकार ने जो नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। साथ ही साथ बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक सम्मान का एक ग्रंथ दिया। और फिर क्या है बेटा हिंदू विश्वविद्यालय में ये मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हो गए थे।
और बेटा चिरगांव में ही उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से अपनी प्रेस शुरू की थी और झांसी में मानस मुद्रण की स्थापना की थी। आज साहित्य रचना के साथ साथ वो कर्मशील भी थे कि हमारी जो साहित्य रचना है उनको प्रकाशन में कोई बाधा ना हो। जो नवोदित साहित्यकार हैं उनकी भी रचनाएं छपती रहें और उनकी प्रतिभा और मेधा विकसित होती रहे, उनके जो भाव और विचार हैं वो लोगों के सामने आते रहें, है ना। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय संस्कृति के बहुत प्रेमी थे, है ना, वह तो जब प्रेमी होने के कारण जब इनके छोटे भाई का निधन हुआ तो इससे इनको बहुत आघात पहुंचा, धक्का पहुंचा और 1964 में इनका भी दिल का दौरा, एक ही साल बाद 63 में भाई की मृत्यु हुई और एक साल बाद इनका भी देहावसान हो गया। और 78 वर्ष की आयु में इन्होंने 2 महाकाव्य, करीब करीब 19-20 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। और उनके जो काव्य का विषय था वो क्या था? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति सजगता, धार्मिक भावना, मतलब अपने कर्तव्य पालन करना, मनुष्य की उन्नति, ये सब दिखाई देता है। और इस तरह से वो मानववादी, नैतिकता से भरपूर कवि और अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाले कवि थे। और वही काव्य धारा, वही काव्य की विशेषताएं उनके कविताओं में भी दिखाई देती है, इसीलिए वो इन काव्य धाराओं के विशेष और अद्भुत कवि कहे जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कनक लता और रसिकेंद्र नाम से रचनाएं करते थे। उस समय ब्रज भाषा के में दोहा, चौपाई, छप्पे छंद में लिखते थे। और इस समय उनकी रचनाएं जो है वैश्योपकारक कलकत्ता, वेंकटेश्वर बम्बई और मोहिनी कन्नौज जो जातिगत पत्रिकाएं थी उसमें उनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। लेकिन इसके साथ ही साथ खड़ी बोली हिंदी की जो साहित्यिक मासिक पत्रिका सरस्वती प्लस इंदु, प्रताप और प्रभा जैसी पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपती रहती थी। और प्रताप में वो विदग्ध हृदय नाम से भी, ये उनका एक और उपनाम था, उससे वो अपनी रचनाएं प्रकाशित करते थे। अब आ जाते हैं बेटा उनकी भाषा शैली पे। जैसा कि हमने आपको बताया उनकी भाषा क्या थी बेटा, प्रारंभ में, एकदम प्रारंभ शुरू में उन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर एकदम खड़ी बोली पे आ गए और खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, है ना। काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, रस, छंद, अलंकार, इन सब से अपनी कविता को क्या है सजाया और खड़ी बोली को एक साहित्यिक भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका देन जो है वो बहुत अधिक प्रभावशाली है। और गुप्त जी की जो भाषा है उसमें एक मधुरता है, भाव जो है वो बहुत तीव्र गति से आते हैं और शब्द बहुत सुंदर है। शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो बहुत विलक्षण तरीके से किया गया है। और गंभीर से गंभीर विषय, कठिन से कठिन विषय को भी वो सरल भाषा में प्रकट करने की क्षमता रखते थे। इसमें सिद्धस्थ थे, निपुण थे। लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से वो अपनी कविता में, अपने साहित्य में अर्थ गंभीर भर देते थे, अर्थ व्यापकता ला देते थे। और इस तरह से उनकी भाषा क्या है बेटा, बिल्कुल जीवंत थी, है ना, सचेत थी, जागरूक थी, नीरस नहीं थी, सरसता थी उसमें। और प्रबंध, उन्होंने महाकाव्य लिखे, खंड काव्य लिखे, इसलिए प्रबंधकार थे। लेकिन मुक्तक भी लिखा, है ना। मुक्तक में एक भाव की प्रधानता होती है, पूर्वापर संबंध नहीं होता है, यह हम आपको बार बार बता चुके हैं। गीति काव्य लिखा जिसमें गीता की प्रधानता होती है। और गीति नाट्य लिखा, नाटक के तत्वों को लेकर के जो कविता लिखी जाती है। उन्होंने क्या है, सफल रचनाएं की, बहुत सुंदर रचनाएं की। और एक पत्रावली, पत्र शैली में भी उन्होंने कविताएं लिखी है। 7 कविताओं का संग्रह है उनका जो पत्रावली नाम से जाना जाता है। और एक ये नई काव्य शैली का उदाहरण है, नमूना मतलब उदाहरण है। इस तरह से काव्य शैलियों के सभी प्रकार उन्होंने अपनाए। और उनकी काव्य शैली की क्या विशेषताएं क्या हैं बेटा, उसमें गेयता है, गा सकते हो, प्रवाहमयता है, निरंतरता है, सततता है एक, है ना। और संगीतात्मकता है, उसमें क्या है, एक संगीत है, एक माधुर्य है, एक मिठास है ना। ये बात मौजूद है, मतलब उपस्थित है। ये भाषा शैली में आपको समझ में, आशा है आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अब हम उनकी जो है वो रचनाओं पे आ जाते हैं। महाकाव्य का नाम साकेत यशोधरा, खंड काव्य पंचवटी जयद्रथवत, गीति काव्य बेटा झंकार और कुणाल गीत, है ना। गीति काव्य में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को, है ना, आत्मसंवेदना को प्रकट करता है।
और झंकार और कुणाल गीत, गीति नाट जिसमें वैसा मना नाटक के तत्वों को लेकर के गीत शैली में जो कविता लिखी जाती है वो गीति नाट्य कहलाती है। और अनग उनका क्या है बेटा, एक गीति नाट्य है। चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों को लिया जाता है, दोनों में रचनाएं की जाती हैं, गद्य का भी प्रयोग किया जाता है उस रचना में, पद्य का भी प्रयोग किया जाता है, वो चंपू काव्य मिश्रित काव्य कहलाता है। और यशोधरा जो है वो बेटा उनका चंपू काव्य है। आशा है ये उनकी रचनाएं आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम आते हैं बेटा ये संदर्भ है ना, संदर्भ बेटा उनकी काव्यगत विशेषताओं पर आते हैं कि उनकी कविता की क्या विशेषताएं थी, प्रवृत्तियां थी, क्या लक्षण थे, है ना, क्या गुण थे, वही उनकी काव्यगत विशेषताएं कहलाती हैं। लोक संग्रही कवि थे, जन के कवि थे, आम जनता की भावनाओं को वो अपने काव्य में स्थान देते थे, है ना। उस समय के जितने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सेनानी थे, नायक थे, देशभक्त थे, उन सब के वो संपर्क में आए थे, चाहे लाला लाजपत राय हों, तिलक जी हों, विपिन चंद्र पाल जी हों, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, है ना। मदन मोहन मालवीय ने बेटा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। गणेश शंकर विद्यार्थी जो एक बहुत ही उच्च कोटि के पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार थे। बाल पाल को आप लाल को जानते हो कि कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इन सब के संपर्क में आकर के उनकी राष्ट्रीय चेतना का और अधिक विकास हुआ और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति से संबंधित उन्होंने बहुत अधिक कविताएं लिखी। और विनोबा भावे बेटा जो त्याग और सेवा के बिल्कुल साक्षात मूर्ति थे, उसी से उन्होंने क्या है बेटा, इन्होंने त्याग और सेवा का मंत्र लिया एक तरह से। तो इस तरह से जो गांधीवाद का जो व्यवहारिक पक्ष था, सत्य अहिंसा, जिसको हम अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं, इन विशेषताओं को लेकर के अपनी कविताएं रची। और इसीलिए उनकी कविता में क्या है बेटा, राष्ट्र प्रेम मिलता है, गांधीवादी विचारों की प्रधानता, सत्य अहिंसा का अपना गौरवमय अतीत। तभी उन्होंने पंचवटी में जो है वो भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता के वनगमन और लक्ष्मण जी का त्याग, सेवा, संयम, इंद्रिय निग्रह आदि भावों का वर्णन किया है। परिवार को बहुत अधिक महत्व दिए, एक आदर्श परिवार होना चाहिए। संतानों का अपने माता पिता के प्रति आदर और माता पिता का अपनी संतानों के प्रति प्रेम, भाई भाई का, भाई बहन का, कैसे परिवार में आपस में किन विशेषताओं से युक्त होना चाहिए, उसका पूरा इन्होंने वर्णन किया है। नारी को विशेष सम्मान दिया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है ना, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये इन्हीं की पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। प्रबंध, महाकाव्य, खंड काव्य और ऐसी मुक्तक कविताएं उन्होंने बहुत लिखी हैं। और अलंकारों को, शब्द शक्तियां जो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जिनके माध्यम से अपने काव्य को सशक्त बनाया जाता है, उन शक्तियों का प्रयोग किया है। अपनी कविता को अलंकारों से सजाया है और इसमें बिल्कुल सक्षम थे, सशक्त थे। और उनकी काव्यगत विशेषताओं को बेटा दो पंक्तियों में अगर हम कहना चाहें कि भव में नभ वैभव व्याप्त कराने आया। भव मतलब संसार में, आकाश का ऐश्वर्य, आकाश की संपन्नता मतलब अनंतता, जो उसकी ऊंचाई है, तो उन उच्च गुणों को इस संसार में फैलाने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताएं लिखी हैं। और मनुष्य को, मनुष्य तन धारण करके ईश्वरीय जो गुण हैं, है ना, आदर्श हैं, दया, प्रेम, स्नेह, त्याग, करुणा, उन सबको मनुष्य के अंतर्गत ही विकसित करने के लिए उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। और संदेश में यहाँ स्वर्ग का, जो स्वर्ग की जो सुंदरता है, अलौकिकता है, दिव्यता है, सद्गुण है, उनको ही मैं इस क्या है बेटा, इस पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ और इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। इस पृथ्वी से अलग कोई सुंदर जगह नहीं है, बल्कि जो सुंदरता स्वर्ग में है वही, वैसी ही सुंदरता मैं अपनी पृथ्वी में लाना चाहती हूँ, पृथ्वी के निवासियों में लाना चाहता हूँ और उनको उच्च गुणों की ओर ले जाना चाहता हूँ, उच्च भावों से भरना चाहता हूँ। ये इनका जो है काव्यगत विशेषताएं थी। अब हम संदर्भ पे आते हैं बेटा। संदर्भ क्या होता है? रचना, पाठ का नाम। जैसे पंचवटी पाठ का नाम है, रचनाकार का नाम श्री मैथिली शरण गुप्त है। प्रसंग बेटा, जो भी कविता हम पढ़ने जाते हैं उसका जो मुख्य भाव होता है, उस मुख्य भाव को लेकर के कवि क्या कहना चाहता है उसको एक दो पंक्तियों में हम व्यक्त करते हैं, वो प्रसंग के अंतर्गत आता है। फिर हम जो मूल
काव्य है उसकी व्याख्या करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसकी जो अर्थ गहनता होती है उसको समझाते हैं, वो व्याख्या कहलाती है। और बेटा काव्य सौंदर्य, उस कविता में भाषा, रस, छंद, अलंकार किस तरह से प्रयोग किए गए हैं, कौन से प्रयोग किए गए हैं, वो सब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। और उससे मिलती जुलती अगर कोई कविता होती है जिससे उस कविता की महत्ता, उसमें निहित भावों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है, तो वो हम भाव साम्य का उदाहरण देते हैं। अब बेटा ये जो संदर्भ इसका क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ बेटा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको आप काट दीजिएगा, है ना। जो हमने संदर्भ बताया है वो लीजिएगा। और प्रसंग क्या है बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है जिसकी रक्षा में लक्ष्मण जी बहुत एकाग्रता से, बहुत ध्यानस्थ होकर के जो है वो कर रहे हैं, तो ये इसका प्रसंग हो जाएगा। अब हम पद्यांश बेटा पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए हम पूरी व्याख्या करेंगे। पद्यांश 4। मर्त लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर वीर क्यों ना हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। मर्तलोक क्या है बेटा, मर्तलोक इस पृथ्वी लोक को मृतलोक कहते हैं। इसके मालिन्य, इसके दोषों को, इसके अवगुणों को मेटने मतलब समाप्त करने, स्वामी मतलब अपने पति के, संग मतलब साथ, जो वन में आई है। कौन आई है, माँ सीता भगवान श्री राम के साथ जो है वो इस वन में पधारी है ना। और तीन लोक की, तीनों लोकों की लक्ष्मी, श्री, ऐश्वर्य, संपदा किसे माना गया है, माँ सीता को माना गया, उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है। और भगवान श्री राम को विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। तो वही उन्होंने ही ये आज कुटिया अपनाई है। इसी कुटी में वो विश्राम कर रही हैं, इसी कुटी में वो रह रही हैं। और वीर वंश की लाज यही है, स्त्री को लज्जा का प्रतीक माना जाता है। तो रघुकुल जो है, रघुकुल जो वो वंश है उसको वीरता का पर्याय माना जाता है। तो ऐसे बेटा वीर वंश की पुत्र वधू के रूप में माँ सीता आई हैं, तो वो वीर वंश की लज्जा है, रघुकुल वंश की लाज है। तो उस लज्जा की रक्षा करने के लिए कौन है बेटा, भगवान श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण जी भी आए हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं वो बहुत वीर हैं, साहसी हैं। तो कवि यहाँ कहना चाहता है, प्रश्न पूछ रहा है, प्रहरी मतलब रक्षक, कि जो माँ सीता वीर वंश की पुत्र वधू हैं, तो उन पुत्र वधू की, उस स्त्री की रक्षा करने वाला भी बहुत अधिक वीर ही होगा। और वो वीरता की साक्षात प्रतिमा कौन है, लक्ष्मण जी हैं। विजन देश है, निर्जन है, यहाँ पर कोई लोग नहीं है क्योंकि वो जंगल में निवास कर रहे हैं। निशा, निशा मतलब रात्रि, शेष मतलब अभी बची हुई है। और निशाचरी माया ठहरी, क्योंकि जंगल में है बेटा भयानक हिंसक पशु घूमते रहते हैं, है ना। तो ऐसे, और कोल, भील, किरात आदि जो लोग हैं, ऐसे लोग रहते हैं। तो उनके व्यवहार को हम समझ नहीं सकते हैं। वो मायावी हैं, वो वेश बदल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से रक्षा करने के लिए कौन है, कौन होगा, लक्ष्मण जी ही समर्थ होंगे, क्योंकि वो साहसी हैं, वीर हैं। और वो जितने ही साहसी और वीर हैं, रघुकुल वंश भी की लज्जा जो माँ सीता हैं, उनका भी सम्मान और आदर और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। तो दोनों समानांतर चल रहे हैं। माँ सीता का भी सम्मान उतना ही उच्च है, और लक्ष्मण जी जो उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनकी वीरता भी प्रशंसनीय है, उनकी वीरता भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर यही कवि कहना चाहता है कि इस पृथ्वी कि जो श्री हैं और इस पृथ्वी के अवगुणों को जो मिटाना चाहती हैं, मृत्यु लोक के, पृथ्वी के दोषों को मिटाने के लिए अपने पति भगवान के साथ जो वनवास में आई हैं, और जो इस पंचवटी नामक स्थान में, कुटिया में उनके साथ रह रही हैं, निवास कर रही हैं। और उन माँ सीता की विशेषता क्या है, वो तीनों लोकों की श्री संपदा है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, और वो यहाँ पर आज रह रही हैं। उन्होंने इस कुटिया को अपना निवास स्थान बनाया है ना। और ये कोई भी स्त्री जो है वो अपने परिवार की लज्जा होती है। तो ऐसे ही माँ सीता भी रघुकुल वंश की जो है वो लज्जा है ना।
और उस लज्जा की रक्षा करने के लिए, माँ सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जैसे वीर रक्षक ही हैं वहाँ पर अपना उन्होंने स्थान बना लिया है। वो बैठे हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं। क्यों रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि जो देश है, जिस जंगल में वो निवास कर रहे हैं, वो निर्जन है, लोगों से रहित है, रात्रि अभिशेष है, रात्र में हिंसक पशु निकलते हैं और वहाँ पर जो जंगल में निवास करने वाले लोग हैं, उनकी माया को उनके कार्यकलाप को समझा नहीं जा सकता है। तो इन सब से रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जैसे वीर जो हैं वो वहाँ पर स्थिर है, बैठे हुए हैं। आशा है आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। क्या है? भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक है। जब कवि इन पंक्तियों को लिख रहा है और हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो उसका चित्र आपकी आंखों के सामने आ जाता है। गुण प्रसाद है, आसानी से समझ में आ जा रही है ये पंक्तियाँ। रस शांत है, क्योंकि यहाँ पर स्त्री की लज्जा की बात की रक्षा करने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ शांति का उपदेश है। तो रस शांत है और 30 मात्रा प्रत्येक चरण में। बेटा जब इनकी मात्राएं गिनोगे तो 30 मात्राएं आएंगी और उस छंद का नाम है ताटंक। अलंकार मृत लोक, पृथ्वी लोक, है ना, रूपी लोक। तो यहाँ पर क्या है बेटा? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। और मर्तलोक मालिन्य में माँ शब्द की, स्वामी संग में शाह शब्द की वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भाव साम्य क्या है बेटा? इसी से संबंधित जो भाव मिला है, सीता की चेतना जागरण, राम हिमालय से चिरपावन, मेरे मन के मानव लक्ष्मण, ईश्वरत्व भी जिन्हें समर्पण। लक्ष्मण जी की विशेषताओं को बताते हुए सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है कि क्या है बेटा? ईश्वरत्व भी जिनके आगे अच्छाइयाँ भी समर्पित होती हैं, हो जाती हैं, ऐसे लक्ष्मण जी जो हैं वो वीर हैं, शौर्य है, शौर्यवान है, पराक्रमी है और रघुकुल वंश की जो लज्जा है, जो श्री है, ऐश्वर्य है, समृद्धि है, माँ सीता की रक्षा करने में वो लगे हुए हैं। आशा है आपको ये पद्यांश 4 समझ में आ गया होगा। अब हम पद्यांश 5 पे आते हैं बेटा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, शांति और चारों ओर बिखरी हुई चांदनी का मनमोहक आकर्षक चित्रण किया है, वर्णन किया है। और इस प्रसंग से पहले बेटा संदर्भ वही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ से ली गई हैं। अब हम पद्यांश पढ़ रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंधवा, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बेटा भाषा में माधुर्य, मिठास, गेयता, है ना, प्रसाद गुण, ये सब आपको पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा होगा। अब हम एक शब्द का स्वच्छ मतलब साफ सुथरी, चांदनी मतलब चंद्रमा का प्रकाश, निस्तब्ध मतलब क्रियाहीन, है ना, निश्चेष्ट, निशा मतलब रात्रि, स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, सुमंद मतलब मंद मतलब धीरे धीरे, और सु मतलब जो सुंदर है, जो सुगंधित है, ऐसी मंद मंद वायु, गंधवह जो गंध से सुगंध से युक्त वायु जो है वो प्रवाहित हो रही है, बह रही है, निरंतर लगातार। निरानंद मतलब आनंद से रहित कोई भी दिशा नहीं है। प्रकृति इतनी मनोहारी है, आकर्षक है, सुंदर है कि कवि ये बता रहा है कि चारों तरफ जो है वो साफ सुथरा चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, कहीं भी मलिनता नहीं है, प्रदूषण नहीं है, और रात्र बिल्कुल शांत है, निश्चेष्ट है, क्रियाहीन है, गतिशील है। ऐसा लग रहा है कि इसकी सुंदरता से आकर्षित होकर के रात भी जो है वो ठहर गई है, कवि ये कहना चाहता है। और सभी दिशाओं में जो है वो स्वतंत्र रूप से सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहां पर प्रसन्नता व्याप्त ना हो, सारी दिशाएं प्रसन्नताओं से परिपूर्ण हैं। प्रकृति की सुंदरता का कितना मनोहारी और आकर्षक वर्णन है ना। बंद नहीं है, लेकिन भले ही रात्रि है, शांति है, स्थिरता है, लेकिन फिर भी अभी भी बंद नहीं है, रुके नहीं है, निरंतर गतिशील है। कौन? नियति नटी के कार्यकलाप, जो भाग रूपी नट है ना। भाग रूपी नट से यहाँ तात्पर्य बेटा ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं,
उनका कार्य अभी भी बंद नहीं है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये चक्र लगातार उनका चलता ही रहता है। वह अपने कार्य को कभी भी विराम नहीं देते। तो इस शांत, एकांत और निश्चेष्ट प्रकृति में भी ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचना है, सृजनहार हैं, वो अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं। सूर्य उगेगा, उसके बाद सूर्य के बाद दिन का प्रकाश होगा, फिर संध्या होगी, फिर चंद्रमा उदित होगा। तो इस तरह से ये नियति रूपी, भाग रूपी नट के कार्यकलाप, क्रिया जो हैं, वो कार्य जो हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होते हैं। पर वो अपना काम कितना एकांत में, अकेले में, चुपचाप, शांति से और मौन होकर के करता है कि नियति जो भाग रूपी नट है, उसके कार्यकलापों को हम न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं, न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं। तो कवि ये शिक्षा देना चाहता है कि मनुष्य को भी अपने कार्य इसी तरह से शांत और चुपचाप होकर के करना चाहिए। बहुत अधिक व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, शांति से और मौनता से अपने कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। उसे गतिशील रहना चाहिए, उसे निश्चेष्ट नहीं हो जाना चाहिए। साथ ही साथ बेटा, इस शिक्षा के साथ ही साथ प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है कि प्रकृति कितनी आकर्षक है, हमें प्रकृति को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और उसके साथ ही साथ हमें निरंतर गतिशील भी रहना चाहिए। कवि यहाँ पर यह शिक्षा देना चाहता है। अब हम काव्यगत सौंदर्य बेटा, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली वही भावनात्मक व चित्रात्मक, क्योंकि आप इस प्रकृति वर्णन में बिल्कुल इसके भावों में डूब जाते हैं और यह दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाता है। गुण प्रसाद है, आपको सरलता से समझ में आ जाता है। रस शांत है, क्योंकि यहाँ उपदेश दिया गया है। छंद बेटा, ताटंक छंद है, 30 मात्राओं वाला। अलंकार निस्तब्ध निशा में बेटा नावर्ण की, नियति रूपी नटी में रूपक अलंकार है, कार्यकलाप में अनुप्रास अलंकार है, कावर्ण की आवृत्ति हुई है। और फिर क्या है बेटा, भाव साम भी क्या है बेटा, शांत प्रकृति का कुछ ऐसा ही वर्णन भवानी प्रसाद मिश्र ने किया है। और उसके साथ ही साथ बेटा कवित्री अंजना ने भी कि सृष्टि के तिलिस्म अनियमित नहीं, मायावी भी नहीं, घर के नियमों जैसे ही सृष्टि के तिलिस्म है। नक्षत्र, सितारे, भोर, शाम समय पर उठना। यहाँ पर वही जो हमने कहा, इस प्रकृति शांत जरूर है लेकिन क्रियाहीन नहीं है, वो निरंतर गतिशील है। चरे वेती आगे बढ़ते चलो। जैसे हमारा घर में सुबह से लेकर के रात तक का नित्य का कार्यक्रम होता है, वैसे ही प्रकृति का भी नित्य का कार्यक्रम होता है। हमें उससे शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। अब बेटा हम पद्यांश 6 पे आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बेटा कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य व क्रियाकलापों का चित्रण किया है और संदर्भ वही आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी नामक पाठ से ली गई हैं। अब बेटा हम इसको पढ़ रहे हैं। बिखेर देती वसुंधरा सबके सोने पर, है ना, सबके रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। अब बेटा क्या है बेटा, जैसा कि हमने उस पहले वाले पद में बताया है कि प्रकृति के कार्य जो हैं वो चलते रहते हैं, ऊपर से वो शांत दिखती है लेकिन उसकी निरंतरता और गतिशीलता सतत विद्यमान रहती है। तो उसी संदर्भ में अब कवि ये बता रहा है, बिखेर देती है, बिखरा देती है वसुंधरा, है ना, पृथ्वी, मोती क्या, ओस रूपी मोती। जैसे ही क्या होती है बेटा, रात आने को होती है और उसके बाद सवेरा होता है। जब ऊपर हम उठते हैं सुबह तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो है वो छोटे छोटे ओस रूपी मोती के दाने बिखरे हुए हैं। और वो पृथ्वी के ऊपर बिखेर जाती है प्रकृति, सबके सोने पर। जब सब निद्राग्रस्त हो जाते हैं उसी समय जो है वो पृथ्वी पर प्रकृति ओस रूपी मोतियों को फैला देती है, बिखेर देती है। और जैसे
जैसे ही सुबह होता है, वैसे ही जैसे ही सुबह होती है, वैसे रवि जो है वो बटोर लेता है, एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। सूर्य की किरण से वो जो क्या है बेटा, ओस की बूंदें ओझल हो जाती हैं। सदा मतलब हमेशा, सवेरा मतलब प्रातः काल होने पर सूर्य जो है वो अपनी किरणों के माध्यम से उन ओस रूपी मोतियों को इकट्ठा कर लेता है, एकत्रित कर लेता है, और वो पृथ्वी के ऊपर से वो ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं, तिरोहित हो जाती हैं, हमें दिखती नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, सुबह हुई, दोपहर हुई और फिर शाम हुई। शाम को क्या है, जैसे पक्षी जो हैं वो दिन भर के बाद अपने घोंसले में जाते हैं विश्राम करने के लिए, मनुष्य सुबह से लेकर के शाम तक अपने काम में लगा रहता है, और जैसे ही शाम शुरू होने लगती है वो क्या आ जाता है, अपने घर में आकर के विश्राम करता है, आराम करता है। इसीलिए संध्या को क्या कहा गया है बेटा, विरामदायिनी, आराम देने वाली, विश्राम करने वाली। प्रकृति में जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम करने के लिए संध्या का आगमन हो जाता है, सायकाल आ जाता है, और फिर सब लोग धीरे धीरे, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वो अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में जाकर के आराम करने लगते हैं। और उसके तत्पश्चात शून्य, शून्य मतलब यहाँ पर शून्य का तात्पर्य आकाश, वैसे शून्य मतलब रहित भी होता है, ईश्वर भी होता है, निराकार भी होता है, पर यहाँ पर शून्य का तात्पर्य आकाश, श्याम रंग का। क्योंकि जब संध्या आती है बेटा तो एक हल्का सा अंधेरा छा जाता है ना, तो वो श्याम, तनु मतलब शरीर, तो प्रकृति में क्या है, संध्या को क्या कहा गया है कि आकाश में चारों तरफ क्या है बेटा, हल्का हल्का अंधेरा छा जाता है। आकाश रूपी शरीर कैसा हो जाता है, श्यामल हो जाता है ना, जिससे उसका नया रूप और जिससे उसकी नई सुंदरता जो है वो झलकती है, प्रतिबिंबित होती है, प्रकट होती है। यहाँ पर कवि ने जो है वो ओस, प्रातः काल में जब पृथ्वी तल पर ओस रहती है तो उन ओसों को, उनकी तुलना मोती से की है। पृथ्वी पर प्रातः काल ओस बिखरी रहती है, फिर सूर्योदय होता है, सूर्य अपनी किरणों के प्रकाश जो है उन ओस कणों को समेट लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या आता है बेटा, फिर विरामदायिनी, आराम देने वाली संध्या का आगमन होता है। और उस संध्या के आगमन के समय और फिर उसके बाद आकाश का रंग कैसा हो जाता है, आकाश रूपी जो प्रकृति का आकाश रूपी जो शरीर है वो सांवले रंग का हो जाता है, और इस तरह से उसकी प्रकृति की नई सुंदरता का, आकाश के नए रंग का प्राकट्य होता है, और वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से उसकी गतिशीलता, उसके क्रियाकलाप और साथ ही मनुष्य की जीवनचर्या का भी, दिनचर्या का भी कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है और हमें शिक्षा दी है, संदेश दिया है कि हम प्रकृति की तरह सुंदर भी बने, गतिशील भी बने, कार्यशील भी बने और विश्राम भी करें, है ना। आशा है बेटा ये सारा इस पद्यांश 6 की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पुनः काव्यगत सौंदर्य पर आते हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, जैसे वसुंधरा है बेटा, विरामदायिनी है, ये शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली के शब्द हैं। शैली प्रबंध भी है, चित्रात्मक भी है, और क्या है बेटा, भावात्मक भी है ना। भाव भी उमड़ रहे हैं, चित्र भी आंखों के सामने आ रहा है, और खंड काव्य से ये लिया गया तो प्रबंध भी है, मिठास भी है, वही 30 मात्राओं वाला ताटंक मात्रिक छंद है, रस श्रृंगार है, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है बेटा, है ना। और सबके सोने पर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि सावर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है। और बेटा ये वसुंधरा रूपी मोती में रूपक अलंकार है, श्याम रूपी तनु में भी क्या है बेटा, रूपक अलंकार है। और इस तरह से ये आपका काव्य सौंदर्य हो गया। और बेटा सोहनलाल द्विवेदी ने ओसों के ऊपर, ओस के ऊपर बड़ी सुंदर कविता लिखी है, और उसी का भाव साम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हरी घास पर बिखेर दी है किसने मोती की लड़ियाँ, वही जो ओस मोती, यहाँ पर भी मोती, लगातार एक दूसरे से चिपकी हुई ओस की बूंदें, जैसे एक लड़ी हो, एक श्रृंखला हो। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरो की कड़ियाँ, जैसे हीरा चमकता है वैसे ओस की बूंदें भी सूर्य की किरणों के प्रकाश में चमकती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हीरे चमक रहे हैं। तो ये सोहनलाल द्विवेदी
द्विवेदी की ये पंक्तियां हैं उसके ऊपर आशा है बेटा ये आपको पद्यांश की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके द्वारा जो हम आपको शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है ना। हर कविता, हर साहित्य का कोई ना कोई संदेश जरूर अवश्य होता है। वही भारतीय संस्कृति की गौरवमयी विशेषता, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति के प्रति आकर्षण, है ना, और राष्ट्रीय नैतिक चेतना, गांधीवाद, नारी का विशेष और कर्म बेटा क्या है, यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का फूल खिलेगा। जब हम प्रकृति के प्रति क्या है बेटा अपना सौंदर्य भाव रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तभी हमारे जीवन में भी सुंदरता का फूल, आशा का फूल खिलेगा। और अभ्यास मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं आप लिखिएगा, ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद, नमस्ते।